So, as we have done the experiment of Rutherford and discovered the nucleus of the atom, I had told you earlier in the last lecture that Rutherford had discovered the central positive smaller part called nucleus. इसकी बात हो चुकी थी। परमाणु के नाभिक, केंद्रीय नाभिक में धन आवेश उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस धन आवेश के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कैसा चक्कर लगाते रहते हैं? जैसे कि प्लैनेट, कोई भी ग्रह, उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर, जैसे मान लीजिए सूर्य के चारों ओर हमारी कक्षा, पृथ्वी की कक्षा, ये सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए इसको हम प्लैनेटरी मूवमेंट भी कहते हैं। प्लैनेटरी या सोलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसका नाम दे दिया गया प्लैनेटरी या सोलर मॉडल। इस मॉडल को इस नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एज लाइक द प्लैनेट। जैसे कि ग्रह, मान लीजिए ग्रह, उपग्रह सूर्य के चारों ओर उसकी कक्षा में, क्या अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं, वैसे नाभिक के चारों ओर जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी प्लैनेटरी होते रहते हैं और यह कक्षा प्लैनेट की तरह होती है। प्लैनेट गोल जरूरी नहीं है। कैसा? इलिप्टिकल साइज हो सकता है। आप बात देखिए ना, कभी बड़ी कक्षाएं होंगी तो थोड़ी सी चिपटे आकार की होंगी, उससे छोटी होंगी तो गोली होंगी, सर्कुलर। इसकी बात बाद में आएगी, नील्स बोर क्लियर करेंगे। लेकिन अभी तक ये बात है कि केवल इतनी बात पता चली है रदरफोर्ड के मॉडल में कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करते हैं। ऑर्बिटल मूवमेंट like a planet, orbital movement. So electron moves around the nucleus like planet, right? Secondly, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज, नो न्यूक्लियस ऑफ, ये बात हो चुकी है ऑलरेडी, न्यूक्लियस ऑफ एटम और कंडेंस्ड पॉजिटिवली चार्ज। सेंटर, कैसा सेंटर? न्यूक्लियस वो पॉजिटिवली और कंडेंस माने सारे नाभिक में प्लस यहाँ इकट्ठे हैं। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है, होता ही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात हो गई थी प्रोटॉन की थ्योरी में। तो ये एटम कैसा होता है? न्यूट्रल इन नेचर। इन्होंने ही बताया एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, राइट। अब आप जानते हैं जैसे प्लेनेट इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं तो रेडिएट एनर्जी, ऐसा एक थ्योरी है, वो मैक्स प्लैंक ने देंगे। एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर। अब क्या है, इसकी तुलना में सेंटर और आपका ऑर्बिट, ये एटम का रेडियस है, तो स्मॉलेस्ट होता है एटम का रेडियस। कहने का मतलब इसका नाभिक जो है छोटा है इन तुलना में किसके कंपैरिजन में? एटम का। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस देन, इससे वेरी लेस देन दैट ऑफ एटम।
आप न्यूक्लियस की साइज जानी है कितना, 10⁻15 मीटर, और इसकी साइज कितनी, पूरे एटम की कितनी साइज होती है, 10⁻10 मीटर। ये एटम की साइज है, ये बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, नाभिक बहुत छोटा है। मतलब कितने का डिफरेंस है जी, यहाँ से यहाँ तक का कितना का डिफरेंस है, लगभग 10,000 मीटर का ना, ये बात मैंने बताया था। यहाँ ये जितनी डिस्टेंस है बहुत बड़ी डिस्टेंस है, उसके अंदर नाभिक है, और 10,000 मीटर, 10,000 मीटर का मतलब समझ सकते हो 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर का डिफरेंस अगर होगा तो कितना होगा, लगभग 10 किलोमीटर, उतना उसका ऑर्बिट होगा, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, जो फैक्ट बता रहे हैं। और इसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था, रेड होते हैं, ये होता है नाभिक के न्यूक्लियस की एक फर्मी, चाहे एक फर्मी कह दो आप न्यूक्लियस का सेंटर, और चाहे कह दो 10⁻15 मीटर, और एक फर्मी का वैल्यू ही होता है कितना, 10⁻15 मीटर। और इसी के साथ नेक्स्ट में मॉडल में according to this model, ये इतनी सी बात हो गई। और अब हम बात करेंगे कि इनकी कमी क्या रह गई होगी, ड्रॉबैक ऑफ प्लेनेटरी मूवमेंट और अदर फोर्स मॉडल। तो स्मॉलर ड्रॉबैक्स ये है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, वो प्लेनेटरी मूवमेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी एक मैक्स प्लैंक की आई, जो फिजिक्स में है मैक्सवेल, आई थिंक नाउ इसे हटा देते हैं। तो ड्रॉबैक कितनी है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्या कमी हो गई इसमें, ठीक। एक फिजिक्स के साइंटिस्ट इन्होंने बताया, मैक्सवेल, इनका एक सिद्धांत है, मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैक्सवेल की थियरी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी में, कि कोई भी कण या पार्टिकल, अगर वो, जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, ये पहले बात हो गई है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या कोई चार्ज पार्टिकल है, यदि वो किसी सेंटर की चारों ओर सी चक्कर लगाएगा, कंटिन्यूअस रिवोल्यूशन करेगा, ऐसी टाइम में काम करने में इट रेडिएट्स एनर्जी, क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसे आप काम करते हैं और धीरे धीरे सुबह से काम करते करते शाम में शक्ति कमजोर पड़ जाती है, थक जाता है आदमी। ऐसे मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, इसमें यह है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, चार्ज पार्टिकल हो, मतलब अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये चक्कर लगाएगा, और ऐसा करते टाइम में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, ये रेडिएट एनर्जी, ये मैक्सवेल की फिजिकल थ्योरी है। मैक्सवेल ने कहा भाई ठीक है, वो चार्ज तो करता है और वो चक्कर लगाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अगर कंटिन्यूअस एनर्जी रेडिएट कर रहा है, रेडिएट करने का मतलब एनर्जी निकल रही है। जैसे तुम कोई सेल चार्ज करके ले लो और उसे विद्युत टॉर्च जलाओगे तो कंटिन्यूअस उसका कुछ न कुछ खर्चा, वो रेडिएशन कर रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है, तो धीरे धीरे वो डिम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा बैटरी, और कमज़ोर हो जाने के बाद उसकी पूरी एक समय ऐसी आएगी उसकी पूरी एनर्जी
खाली हो जाएगी, फिर अगली बल्ब नहीं चलेगा, या उसको रिचार्ज करिए। तो अगर ऐसा होता होगा तो एटम के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन है और ये रेडिएट एनर्जी कर रहा है, कंटिन्यूअस राउंड कर रहा है, तो सतत अगर राउंड ये कर रहा है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आपका न्यूक्लियस है, तो कंटिन्यूअस एनर्जी अगर ये निकालते जाएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी एनर्जी गायब हुई, रेडिएट हुई, ऐसा करते करते भी करने में मान लीजिए थोड़ी एनर्जी इसकी इस बार में कम हो गई, दूसरे राउंड में थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे आप चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो एक बार आप जाएंगे, दोबारा थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के कमजोर बनते जाएंगे ना, कमजोर होते जाएंगे, एनर्जी खत्म होती जाएगी, और ऐसे टाइम में एक समय ऐसे आएगा जब आपके शरीर की एनर्जी थोड़ी बिल्कुल नियरेस्ट हो जाएगी, खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, सेंटर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा, कौन? जो नेगेटिव चार्ज वाला है, जैसे जैसे एकदम नज़दीक आ जाएगा तो कैसा होगा? चुंबक की तरह डिसलाइक चार्ज, अलाइक चार्जेस हैं, एक प्लस है तो दूसरा, और नज़दीक आएगा तो क्या हो जाएगा? नज़दीक आते 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 वो क्या करने लगा? एक दूसरे को खींच ले लेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाद में क्या हो जाएगा? इसी में खत्म हो जाएगा। या मान लो ऐसे से आया और झम से गिर गया, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसी में कोलैप्स हो जाएगा ना। अरे मेरी बात समझ आ रही ना? एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, अंदर में प्लस चार्ज है, बाहर का माइनस चार्ज है, और धीरे धीरे खत्म होते 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 जैसे एनर्जी नज़दीक आ गया प्लस के पास माइनस वाला, तो क्या करेगा? उसी में टप से गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? कोलैप्स, टकरा जाएगा, उसी में ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ड्रॉप डाउन इन न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एटम डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो देन एटम मे बी डिस्ट्रॉय, राइट। एटम खत्म हो सकता है, लेकिन आपने सुना है कभी एटम खत्म होता है? पहले ही बात हुई थी, एटम नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। परमाणु को न तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जाता है, तो ये खत्म हो नहीं सकता। इसका मतलब वो जो थ्योरी है उसमें कुछ गड़बड़ी होगी। तो ये ड्रॉबैक पड़ रहे हैं कि कमी क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर तो लगा रहा है, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी होती है प्लस माइनस की। अगर कोई रेडिए, कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पॉजिटिवली या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कहीं चल रहा है, रेडिएट करता है एनर्जी कंटिन्यूअस, तो एनर्जी कंटिन्यूअस निकलती रहती है। और बात यह है कि अगर वास्तव में निकलती रहेगी, रेडिएशन कंटिन्यूअस चालू रहेगा, तो एक समय तो ऐसा आएगा जब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होगी या खत्म होगी। जैसे टॉर्च का बल्ब जलाते समय बैटरी में धीरे धीरे पावर खत्म हो जाती है, तो ऐसा हो तो जाता है। तो अगर ऐसा होते होते इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? नाभिक के नज़दीक आ जाएगा, और न्यूक्लियस के नज़दीक आने पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा, और कोलैप्स हो गया तो क्या होगा? न्यूक्लियस ये पूरा आर्बिट खत्म हो जाएगा ना। फिर तो ये नाभिक में कूद जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ऐसे टाइम में नाभिक में इलेक्ट्रॉन कूदने के बाद इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा या प्रोटॉन खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? आपका पूरा पूरा ये एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कोलैप्स एनर्जी विच नेवर हैपेंस, कभी होता नहीं, विच नेवर। तो कहने का मतलब कि इनका ड्रॉबैक जानने से पहले, किसका? रदरफोर्ड का कमी जानने से पहले हमको क्या पता चल गया? मैक्सवेल की थ्योरी। कमी तो तभी पता चलेगी जब कोई बात नहीं सेटिस्फाइड होगी। तो पहले उनकी थ्योरी तो सही थी, वही इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये बात आज भी सही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, आज भी सही बात है, मैक्सवेल की थ्योरी है, और वो सही है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाएगा किसी सेंटर के चारों ओर, तो उसका कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज होगी या रेडिएट होती है, और ये रेडिएशन होता है और अभी भी होता है, सही भी बात है। तो उनके हिसाब से अगर ऐसा होता रहेगा तो रदरफोर्ड के हिसाब से तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि वो एटम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और रेडिएशन भी होता है, माने एनर्जी भी निकलती रहती है और ख़त्म भी नहीं होता, दोनों बातें हैं। और ये भी बात सत्य है, ये तो रदरफोर्ड ने ही बताया, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं।
तो तीनों बातें में तो कुछ तो ऐसी बात है जिसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं हो पाता है। इसका मतलब कोई नए साइंटिस्ट आएंगे तो उसकी बात कंफर्म करेंगे। कंफर्म का मतलब इसके बाद की थियरी में कंफर्म होगा। तो कहने का मतलब अगर हम इनकी ड्रॉबैक की बात करें, सबसे बड़ी बात ड्रॉबैक क्या हो जाएगी? द ड्रॉबैक इज दैट द अनेबल टू एक्सप्लेन दिस मॉडल, अनेबल टू एक्सप्लेन द, क्या एक्सप्लेन करने में कमी हो गई? स्टेबिलिटी, मजबूती, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दिस मॉडल, यू मे राइट आल्सो, दिस मॉडल में क्या ऐसे करते हैं, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, this model unable to explain the stability of atom। ठीक, और एक थियरी ये हो गई, अगर मैक्सवेल ने ये बताया कि रेडिएट होती है एनर्जी, इन्होंने बताया एनर्जी रेडिएटिव होती है, तो उस टाइम में स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं। और ये भी दूसरा ड्रॉबैक कर लेते हैं, जो ये रेडिएशन हो रहा है, रेडिएट एनर्जी, ये तो पहले ही बात हो गई। तो ये रेडिएट एनर्जी का लीनियर, रेडिएशन में एक होता है लीनियर स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम कह सकते हो। तो बात समझ रहे हो कि रेडिएशन तो होता है पक्का, और दूसरी बात ये भी होती है कि रेडिएशन होगा तो एनर्जी कमजोर होगी, कम होगी, और कंटिन्यूअस कम होगी तो यहाँ पर गिर जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। जो नहीं होता है, तो रेडिएशन हो रहा है लेकिन खत्म नहीं होता है, इसके बीच में कुछ ऐसी बात है जिसका एक्सप्लेनेशन ये मॉडल नहीं कर पाता। तो कौन सी वो बात है? वो बात है लीनियर स्पेक्ट्रल लाइन। ये जो एनर्जी निकलती है और लीनियर स्पेक्ट्रम बाद में नील्स बोर में मॉडल में आप पढ़ेंगे, तो वो क्या है बात बताएंगे, लेकिन ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसने, रदरफोर्ड ने। तो दिस मॉडल, फिर वही बात लिखेंगे, दिस मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन द लीनियर या लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन हुआ है उसको लाइन स्पेक्ट्रम मॉडल, या कैसे कैसे होता है कि एनर्जी कम भी नहीं होती हो और खत्म भी होती है। जेम्स चैडविक, discovery of neutron, James Chadwick was a scientist, had done in 1932। एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक साहब ने 1932 में किया। और क्या किया इन्होंने? बेरिलियम, बेरिलियम एज एवरीबॉडी नोज, टेबल में, राइट, किधर है, कौन सी टेबल में? चौथे ग्रुप में, इसीलिए एटॉमिक नंबर इज 4। और हीलियम, हीलियम मीन्स अल्फा पार्टिकल, इसकी बम्बार्डिंग मतलब इस पर एक, जैसे उस दिन हमने सोने पर गोल्ड फाइल पे किया है, मान लीजिए बेरिलियम है, और बेरिलियम पर हमने क्या किया? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा है, राइट। तो सिमिलरली जैसा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड के न्यूक्लियस की डिस्कवरी में, जिनको ना बताओ उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उस पर लेक्चर के वीडियो में जाके देख लें, कंफर्म कर लें जो नहीं थे। तो बेरिलियम अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग हुई। इसमें होता क्या है, ये हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है और बेरिलियम का 4, 4 और 2 अगर बम्बार्डिंग करके मिलते हैं तो कितना बन जाएगा? 6। कोई ऐसा एटम लाओ जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 6, दैट इज कार्बन। तो कार्बन का एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि आपका ये 6 एटम नंबर वाला कोई न कोई पार्टिकल है, और ऐसी कंडीशन में कोई चीज़ निकली जिसका नेचर का पता करने पर ये एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है। इसका मतलब उसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, कोई प्लस चार्ज नहीं है, कोई माइनस चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज हो गया यहाँ पर। और इसका वेट तो है 1 यूनिट, वेट तो है। वेट कहाँ लिखते हैं? अपोजिट साइड ऊपर में। और इसका तामे आप देखो, आपका ये किधर हो गया? ये कितना होता है जी? 4 और 9 कितना हो गया?
13 होते हैं, जिसका एक यूनिट इधर चला गया, बचा कितना? आप जानते हो 12 का कार्बन का ही होता है एटॉमिक नंबर 8। तो कार्बन पर आप जोड़ के निकाल लेंगे कि बम्बार्डिंग जब किया तो ये कितना आएगा, अपने आप जोड़ के निकाल लेंगे, 6 आएगा। यहाँ लिख दिया। न्यूट्रॉन पर क्यों नहीं लिखा? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, राइट। एक अभी हम स्मॉलर पार्टिकल की बात करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उसमें थोड़ी बात करेंगे न्यूट्रिनो वगैरह की, तो वो थोड़ी सी दूसरी बात है। लेकिन अभी यहाँ पर आप डिस्कवरी आप 1932 में जेम्स साहब ने न्यूट्रॉन की करना शुरू किया, चैडविक, तो उन्होंने देखा क्या कि बेरिलियम और बोरॉन को, दो हल्के तत्व को लिया उन्होंने और उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई या बम्बार्डिंग कराई। बौछार कराना, बम्बार्डिंग कराना, ऐसा नहीं बम फोड़ दिया। बम्बार्डिंग मतलब उसको फेंकना उसके ऊपर, इसके न्यूक्लियस के ऊपर एक्सपेरिमेंटली। ऐसा नहीं सोचो कि बम्बार्ड हुआ तो बहुत बड़ा धुआं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो उसमें क्या हुआ, हीलियम का नाभिक जाने पर 4 2 6 वो एटॉमिक नंबर का एक तत्व नया बना और होगा कार्बन। इसका करेंगे अगर आप एडिशन तो 9 4 13 13 होता है, जिसमें से एक तो कुछ और पोजीशन पे गया और एक कार्बन एटम पैदा हुआ, राइट। तो इसको जोड़ के देखेंगे तो उतना ही आएगा, 12 1 13 और 6 और 0 6, इतना जोड़ेंगे दोनों साइड में वही रहेगा। यहाँ पर भी इसी तरह से 7 5 2 7 एटॉमिक नंबर का एक कोई तत्व आएगा और एवरीबॉडी नोज दैट इज नाइट्रोजन। और एक न्यूट्रॉन डेवलप होगा, उसमें भी एक यूनिट इधर चला जाएगा, उसका वजन तो रहेगा, वेट रहेगा, लेकिन चार्ज नहीं रहेगा। कितना होता है यहाँ पर, ये कितना होगा 14। अब समझो कि एक उधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिखना चाहिए 13। अब आपको बाद में बताएंगे 13 क्यों है, जबकि आप नाइट्रोजन में देखते हैं 7 और 14 होते हैं। लेकिन अभी यही जान लीजिए नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। नाइट्रोजन 7 13, जैसे वो हाइड्रोजन बताया था, प्रोटॉन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ऐसे क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप की बात थोड़ी देर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में। तो ये नाइट्रोजन 15 तक भी जाता है एटॉमिक नाइट्रोजन। तो ये आइसोटोप्स हैं नाइट्रोजन के सेम भाई हैं, एटॉमिक नंबर वही है, लेकिन पोजीशन उनकी अलग अलग है, ठीक है। वेट में डिफरेंस आएगा, तो वो आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप बताएंगे समभारी, समस्थानिक, राइट। सी ये हम देखेंगे तो 13 बचता और इसके बीच में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन डेवलप हो गया। तो इसी की डिस्कवरी हमने करी। तो न्यूट्रॉन क्या होता है जी, न्यूट्रॉन रहता क्या है, ये रहता है नाभिक के अंदर, राइट। कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रहते हैं, राइट, और क्या होता है न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन पर ऐसे लिख के 0 0 लिख देते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। और ये दोनों लोग रहते कहाँ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में और प्रोटॉन में क्या रहता है, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन किधर रहता है, ऑर्बिट में, इधर कहीं। इस तरह से एक एटम हो गया। एटम की रचना में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन की जैसे तामसुम ने बात बता दी थी, रदरफोर्ड ने भी बता दी, चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इतना तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं रहता न्यूक्लियस में। ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीजें रहती हैं तो उनको मिला के क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन, EON। तो जब कभी कोई पूछता है कि न्यूक्लियॉन क्या है, तो न्यूक्लियॉन के लिए आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, और कोई बात नहीं होगी। न्यूक्लियॉन की बात आएगी तो हम कहेंगे P एंड EN, दैट इज। नाइट्रोजन मत लिख देना, कैपिटल N लिखोगे तो नाइट्रोजन का सिंबल हो जाएगा, तो ये मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन का सिंबल ऐसे होता है, इसीलिए स्मॉल n लिखें। फाइन, एकदम बी वेरी सीरियस। आई थिंक इट्स फाइन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई इस तरह से। न्यूट्रॉन का अब हम लोग कोई कैरेक्टर जानते हैं, पूरी प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन का कितना वेट होता है, कितना चार्ज होता है, कहाँ रहता है, ये सब स्पेशल बातें करते हैं। हाल आपने देख लिया कि न्यूक्लियॉन से नाभिक के अंदर रहते हैं, न्यूट्रल चार्ज होता है। तो होता है वेट कितना होता है, प्रोटॉन के लगभग बराबर, थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी है, थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा, 1.67 है, उसमें 1.67 पाई के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लगभग इसके बराबर है। वजन, चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्जेस सेम थे, एकदम एग्जैक्ट सेम थे ना, लेकिन एक प्लस था तो दूसरा माइनस था। लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, वेट है, और वेट किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है।
इलेक्ट्रॉन का वेट लगभग न के बराबर होता है, नहीं कैलकुलेट करते हैं, नगण्य होता है, -31 kg, ठीक है ना, 10⁻31 kg, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते या बहुत मतलब न के बराबर है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का कोई वेट नहीं होता। तो किसका वेट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और यही जब हम लोग एटॉमिक वेट पढ़े थे या पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आगे, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, तो केवल इससे इसका वजन लेते हैं, बाहर का वजन इलेक्ट्रॉन का नहीं लिखते, न्यूक्लियस का वजन लेते हैं क्योंकि वही वेट देता है। तो वेट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट टॉपिक है, इसके गुण ना, किसके गुण? राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के characteristics of characteristics of neutron, it's a neutral in charge। क्या कह सकते हैं? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वह उदासीन होता है, राइट। वेट कितना होता है? समवॉट स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है, कह सकते हैं लगभग, एकदम इक्वल बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। अगर आप ध्यान दे देंगे तो 7.5 और प्रोटॉन का कंपेरिजन कर देंगे तो उसमें होता है 7 to 6, तो थोड़ा सा ये कम है इससे। प्रोटॉन का एटॉमिक वेट जो है, पार्टिकल का जो वेट है वो स्मॉलर है देन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का वेट थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा, या लगभग बराबर कह सकते हैं। न्यूट्रल ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन रहता कहाँ है? कहाँ रहता है? इनसाइड द, कहाँ? न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। और दूसरी बात क्या हो सकती है? प्रोटॉन का जो कोई एटम है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, राइट, इसी पर डिपेंड करता है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादातर डिपेंड होती हैं किस पे? न्यूट्रॉन ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने कम है ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है, केमिकल नहीं। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक किस पर डिपेंड करेगा? प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन गया आया उस पे कैरेक्टर पर। अब एक बात और है, इलेक्ट्रॉन के नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आयन बना सकता है, मतलब एटम का आयन में चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आया और गया दोनों बातें हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकता है। प्रोटॉन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नाभिक में ही रहता है, तो अगर उसको बदलेंगे तो इसका कोई नाभिक पे फर्क नहीं पड़ता ना। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अनएफेक्टेड, प्रभावित नहीं होता, नंबर उसकी वही रहेगी न्यूट्रॉन की जो पहले थी, ऑन इन एन आयन, इन आयन। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, आयन बनने पर मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर या प्रोटॉन के आने जाने से न्यूट्रॉन के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले था उतना अभी भी रहेगा, ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैड गॉन नाउ। अभी ये थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट अबाउट द न्यूट्रॉन्स। अब कुछ सब फंडामेंटल पार्टिकल भी हैं। एटम में आपने 3 मूलकण पढ़े, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आफ्टर दैट इसके अलावा भी कुछ सब फंडामेंटल उपकण भी हैं, छोटे छोटे कण और भी नाभिक में उपस्थित हैं, और थोड़ा लेटर ऑन उसकी डिस्कवरी हुई 1930-32 के बाद में, जैसे जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी गई उसमें डिस्कवरी हुई,
और उसके बाद हम थोड़े से जान लें कौन कौन से और भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो समवॉट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ लिख दीजिए अदर सब फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको हम लोग फंडामेंटल नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब एटॉमिक। तो एटम के अंदर ही कुछ ऐसे भी पार्टिकल डिस्कवर करेंगे जो अभी हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे, वो भी उपस्थित हैं जो कि अस्थाई हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त ये क्या है, अति सूक्ष्म नो, तो इसको कह सकते हैं अनस्टेबल। ये माइक्रोस्कोपिक हैं, मतलब मूल कणों से भी छोटे हैं और अनस्टेबल है, मतलब इनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, कभी बदल जाते हैं, कभी प्लस के माइनस हो जाते हैं, कभी माइनस से प्लस हो जाते हैं, ऐसी बात है। लेकिन इनकी वजह से कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, दैट इज व्हाट इम्पॉर्टेंट। अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्टिकल में अगर आप ज़्यादा जाएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियस की स्टडी डिटेल करेंगे आफ्टर 12th, कभी 12th में भी हैं और अब BSc स्टैंडर्ड पर भी जाएंगे तो आपको मिलेगा। अभी भी हम आपको जब बता दे रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में अनस्टेबल सब फंडामेंटल पार्टिकल लाइक कुछ एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रॉन का उल्टा एक खोजा गया है, उसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या होगा, पॉजिट्रॉन। आप देखो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसा लिखते हैं ना सिंबल में, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन पर जब हम बात किए थे तो इधर वेट लगभग 0 नगण्य के आसपास बताया था, 9.1 10⁻31 kg ऐसा बताया था, वो लगभग न के बराबर, इसीलिए 0 लिखा वेट। और उस पर 1 यूनिट माइनस चार्ज होता है ना, 1 यूनिट माइनस चार्ज, 1 यूनिट का वैल्यू कितना था जी, 1.6 10⁻19 कूलाम। 1 यूनिट आवेश वही होता है, वही प्रोटॉन पर भी होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो वही प्रोटॉन बन जाता है। तो यहाँ पर -1 लिखते हैं कब, इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी हम एक जो कण खोज रहे हैं, इसका डिस्कवरी एंडरसन ने किया था। एंडरसन वाज द साइंटिस्ट, और एंडरसन ने प्रोटॉन को लगभग उसी में 1932 जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी, एट दैट टाइम। बस प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर सारा गुण है, उतना वजन है, उतना उसका 0 के बराबर वजन है, बस इसकी हाइब्रिड क्या होती है, ये पॉजिटिव कण है जी। क्या है, पॉजिटिव कण है। तो आप एक बात कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन है क्या सर, तो अगर प्रोटॉन होता तो इसका वजन भी हो जाता ना, कितना, 1.6726 10⁻24 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 0 है। तो अर्थात ये भी ऐसा कण है जो कि मासलेस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का उल्टा कण है, तो इसको हम एंटी कण भी कह सकते हैं। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या कह दिया, पॉजिट्रॉन। अभी इसको हम एंटी पार्टिकल, इसका एंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ना, एंटी पार्टिकल। किसका एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा कण है, इसलिए इसका नाम पॉजिट्रॉन है। राइट डाउन मेसॉन, युकावा, एक और दूसरा पार्टिकल मेसॉन, MESON। मेसॉन में 1935 युकावा, इसको डिस्कवर किया 1932-35 युकावा, साइंटिस्ट हैं, W से भी लिखते हैं, U से युकावा। इसको मेसॉन बोलते हैं। मेसॉन 3 टाइप के हो सकते हैं, पाई मेसॉन, उसको पाई से डिनोट करते हैं, और इसमें कभी पॉजिटिव चार्ज, कभी नेगेटिव और कभी न्यूट्रल। तो कभी कभी ये पॉजिटिव पाई और
पाई का नेगेटिव चार्ज एंड पाई पर न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो प्लस और माइनस दोनों बराबर, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट को हम न्यूट्रल कहते हैं। तो ये सभी चीजें मेजॉन है। ये एंटीकण किसका है? प्रोटॉन का। उसको हम कभी नेगेटिव प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। और ये रहता है कहाँ? इस न्यूक्लियस के अंदर। आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे जब, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, इस न्यूट्रॉन के अंदर आप देखेंगे जैसे हमने एक ऑर्बिट बनाया केवल न्यूक्लियस, तो उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं ना। न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं? 0 1, न्यूट्रॉन 0 1। ऐसे इसी के अंदर आपको कभी पाई लिखने को मिलेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, कभी 0, कभी माइनस, कभी पाई पर प्लस। ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियस के अंदर हैं मेजॉन, एंटीकण, युकावा, ठीक। और इनके चार्ज एक्सचेंजेबल हैं, कभी वो प्लस, कभी माइनस, कभी। और इसको हम फिजिक्स में एक लेक्चर लेंगे, आपको चेंजिंग कैसे करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कमेंट में आप लोग पूछिएगा ये चेंज कैसे हो जाते हैं, वही प्लस वही माइनस हो जाएगा, कैसे और कब। और 12th के लेक्चर में एक न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है। आई थिंक वो एक दिन थोड़ा सा ले लेंगे, तो इसी में आपको जोड़ देंगे, या वो डिटेल आप आगे वहाँ पढ़ेंगे। फाइन, नाउ जस्ट मूव, ये मेजॉन हो गए। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिनो, राइट? पॉलिंग, NEUTRINO, न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन से आपको लग रहा है न्यूट्रिनो, जिस न्यूट्रॉन का नाम है न्यूट्रिनो, मतलब न्यूट्रॉन का एंटीकण या छोटा कण। पॉलिंग ने इसको डिस्कवर किया था, राइट? न्यूट्रिनो 97 निश्चित नहीं है, इनका भी आवेश 0 है। न्यूट्रिनो, पॉलिंग 1927। इसको हम न्यू से देते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, दैट इज न्यूट्रल। और वेट लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर, माने वो भी न के बराबर, और एप्रोक्सीमेट 0, राइट? सैगरे ने डिस्कवर किया था एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन आगे लिखते हैं नेक्स्ट। एंटी प्रोटॉन कहने का मतलब ये कैसा है? सैगरे एक साइंटिस्ट है, प्रोटॉन का अपोजिट, राइट? एंटी प्रोटॉन 1956 में, 1956 सैगरे एंटी प्रोटॉन, कहने का मतलब प्रोटॉन का जस्ट उल्टा। तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है जी? प्लस, लेकिन इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा? माइनस। और वेट कितना होगा जितना प्रोटॉन का? वेट लगभग कितना? 1.67 पाई 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज लगभग कितना? प्रोटॉन। लेकिन एंटी क्या है? एंटी में केवल इसके चार्ज जो प्लस होते हैं प्रोटॉन के, उस पर क्या हो जाएंगे? माइनस, बस एंटी प्रोटॉन। अगेन एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का उल्टा। तो क्या होगा न्यूट्रॉन का उल्टा? अगेन 1956 डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट Cork, what had given ये भी न्यूट्रॉन है तो कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन का वजन, और इसमें केवल चेंजिंग क्या आती है? चक्रण, स्पिन। ये लेटर आन जब क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे आप, स्पिन क्वांटम नंबर, उस टाइम में क्लियर हो जाएगा। और क्वांटम नंबर इसके चैप्टर के बाद ही आने वाला है। प्लैंक ने देखा जो न्यूट्रॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है,
ये न्यूट्रॉन के उल्टे, वजन तो वही है और न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है जी, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, और ये वेट कितना है 1 यूनिट, इसका भी उतना ही चार्ज, 0 चार्ज, और 1 यूनिट वेट, कितना वेट 1.675 10⁻24 ग्राम या केजी में 27, इस पर भी उतना। पूरी कहानी न्यूट्रॉन की है, तो एनटी क्यों लिखा, या क्या जरूरत थी 1956 में क्वार्क ने इसको डिस्कवर किया। अगर ये सब कुछ न्यूट्रॉन की तरह ही है तो क्या जरूरत है इसको डिफरेंट करने की। तो एक चीज का डिफरेंट है, केवल वो जो चक्रण पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर में, न्यूट्रॉन जो चलते हैं ना उनकी स्पिन अपोजिट स्पिन की होती है। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक चलेगा, बस बाकी सेम है। मतलब एक इधर चल रहा है तो एक इधर, एक ऐसे से मूव कर रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ भी और क्लियर हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है। आई थिंक यू हैव टू नो, आपको कितने सब एटॉमिक पार्टिकल मिले जरा बताएं, फिंगरप्रिंट फटाक से विद इन मिनट्स, हाउ मेनी नंबर सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास कितने हैं, 3, कौन कौन से, फंडामेंटल पार्टिकल, आई एम आस्किंग, इलेक्ट्रॉन, ये 3 मुख्य कण हैं। और अब जो हम पढ़ रहे थे अभी ये 4-5, ये कौन से हैं, सब एटॉमिक, मतलब इसका फंडामेंटल से कुछ लेना होना नहीं है। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और अनस्टेबल, मतलब ये बदलते रहते हैं, इनका कोई फिक्स, जैसे इलेक्ट्रॉन में फिक्स था कोई बात, प्रोटॉन की कोई बातें फिक्स थी, उसके प्रॉपर्टीज फिक्स थे, न्यूट्रॉन की फिक्स थी। लेकिन ये क्या लिखा, पहली बात अनस्टेबल इन कैरेक्टर्स और स्मॉलेस्ट हैं, उससे भी छोटे कण हैं वो न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के। ज़्यादातर इनकी स्थिति कहाँ रहती है, इनसाइड द न्यूक्लियस। इसीलिए हम कई बार कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात किया हमने कहीं टॉपिक में, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के अंदर का अध्ययन जब करेंगे देन यू विल गेट ऑल दिस द सब फंडामेंटल पार्टिकल। इसको सब कहते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल। और कौन कौन से हैं जी, पॉजिट्रॉन, मतलब अब आप समझिए पॉजिट्रॉन किसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन का उल्टा, जस्ट, और कुछ सोचना नहीं है। किसने खोजा, एंडरसन ने। अब प्रोटॉन का उल्टा क्या हो गया, एंटी प्रोटॉन। सारा कुछ वही, चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस। प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है, प्लस, इस पे कैसे चार्ज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही। चार्ज की वैल्यू भी उतनी रहेगी और पोजीशन इसकी कहाँ रहेगी, जहाँ प्रोटॉन रहता होगा उसी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और न्यूट्रॉन का उल्टा एंटी न्यूट्रॉन, सेम थिंग, उतना ही वजन उतना ही चार्ज, नो चार्ज इज देयर, रहने की पोजीशन कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। क्या डिफरेंस क्या है, स्पिन, जो घूमने का चक्रण का उसका डायरेक्शन है वो उल्टा है, बस। जिधर न्यूट्रॉन अगर इधर जाता है तो वो इधर जाएगा, या ये इधर जाता है तो वो जस्ट अपोजिट। जूता चप्पल जैसे डिब्बे में रखा जाता है ना, जैसे तुम चप्पल या जूता खरीद के लाओ तो कैसा रहता है चप्पल जूता उस पैकेट में, एक का एड़ी और चोटी ऐसा तो दूसरा ऐसे रहता है ना। तो कहने का मतलब अगर ये इसका स्पिन इधर तो इसका इधर चलने वाला है, फाइन। नाउ इसी तरह से पॉजिट्रॉन के बाद मेजॉन, मेजॉन अगेन फंडामेंटल पार्टिकल, सब फंडामेंटल पार्टिकल है लेकिन वो भी अनस्टेबल है, उस पर प्रोटॉन के बराबर सारे से वजन है, लेकिन जो चार्ज है वो मेजॉन प्लस भी हो सकता है, पाई से इसे डोनेट करते हैं, माइनस भी हो सकता है, और न्यूट्रल, प्लस माइनस दोनों। न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं, प्लस माइनस दोनों। सिमिलरली न्यूट्रिनो, अगेन न्यूट्रिनो नो चार्ज नो वेट, केवल ये क्या है, एक ऐसा पार्टिकल है जिससे हम न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो ये करता क्या है, ये बैलेंसिंग के टाइम में आपको पता चलेगा ये क्या करता है, विल टेल यू लिटिल लेटर। नो चार्ज नो वेट, देन व्हाट इज द हैविंग फन ऑफ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन से कम द्रव्यमान है, जो मास है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से कम है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट अप टू एटम। हमारी एटम की बात हो गई, जो मेन 3 पार्टिकल के साथ साथ सब फंडामेंटल पार्टिकल, तीनों बात हो गई। रदरफोर्ड की थ्योरी हो गई। अब हम जो कभी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मॉडल ऑफ बोर या उससे समवॉट एल्स हट। थैंक यू फॉर